जो रोजगार कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी खा कमा रहे हैं, आप उन पे बुलडोजर तोड़ करके बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं, तो लोग बाग चोरी डकैती करेंगे और क्या करेंगे। इसका मतलब भाजपा चाह रही है कि लोग बाग चोर डकैत बने, लूट खसोट करें। आप पढ़ाई के लिए बात नहीं कर रहे, आप रोजगार के लिए बात नहीं कर रहे, शिक्षा की बात नहीं कर रहे, हेल्थ की बात नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ तोड़ फोड़ करके क्या मैसेज दे रहे हैं। अच्छे खासे लोग बाग थोड़ा बहुत खा कमा रहे, तो उससे भी आप आंखें चुरा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राज्य का चुन दिया है, तो उसका मतलब है कि लोगों को सुविधा दे। आप सुविधा के नाम पर बोलते उन काट छाट कर रहे हैं, नौकरी छीन छीन करके घर बिठा रहे हो, तोड़ फोड़ कर करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं। इस देश में सिर्फ दो ही परिवार है जो कि सिर्फ परिवार है, ठीक ना, एक अडानी एक अंबानी, और बाकी जो परिवार के जो कुटुंब हैं वो गुजरात के लोग हैं, बाकी देश के लोग जो है वो गुलाम हैं। हम पूरे भारत के लोग गुलामी की जीवन जी रहे हैं। गुजरात के लोग हो सकता है कि आज़ादी का ज़िंदगी जीते हो। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन से। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस दफ्तर के बाहर। जिस तरह से पूरी दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जिस तरह से बुलडोज़र चलाया जा रहा है, हिंसा बढ़ रही है माइनॉरिटी के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। या फिर महंगाई हो, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। चौधरी विजेंद्र सिंह, जिला करामनगर, कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग से जिला अध्यक्ष। तो सर, क्या मांगे रही, किस लिए आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? जो ये बुलडोजर चलाया जा रहा है अवैध रूप से, पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, तो आप अवैध रूप से जो निर्माण किए गए तो किसकी देखरेख में किए गए? आप एमसीडी के जो अधिकारी या जो निगम पार्षद है उन्हीं की गलती से हुए हैं ना। तो आपको जो गलत है उन्हें आप तोड़िए, कोई आपत्ति नहीं है, पर जो जायज़ है, लीगल है जिनके, उनके ऊपर क्यों आप एक्शन ले रहे हैं? बिगर उसके नोटिस के कैसे तोड़ सकते हैं? और जो जायज़ तरीके से जिनके अपने रोज़गार चल रहे हैं, तो आप रोज़गार क्यों छीन रहे हैं किसी का? आप 2 करोड़ लोगों को रोज़गार हर साल देने की जिम्मेदारी लेकर के आए थे, उल्टे सरकारी संस्थान बेच दिए, कुछ तो लोग बाग वो बेरोजगार हुए, ऊपर से आपने जो रोज़गार कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी खा कमा रहे हैं, आप उन पर बुलडोजर तोड़ करके बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं, तो लोग बाग चोरी डकैती करेंगे और क्या करेंगे। इसका मतलब भाजपा चाह रही है कि लोग बाग चोर डकैत बने, लूट खसोट करें। इस पर इस सरकार को अच्छे से गहन विचार करना चाहिए, तब उसके बाद आगे कदम बढ़ाए। आज मोदी जी आगे नहीं आएंगे, अपने गुर्गों को आगे कर रहे हैं, और पुलिस की मजबूरी है, जो उन्हें निर्देश दे दिया जाएगा वो करेंगे। इस पे केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। रोजगार दीजिए, तब आप हटाइए तो कोई आपत्ति नहीं है, पर आप रोजगार देने की जगह उल्टे रोजगार छीन ले, तो इससे भुखमरी और फैलेगी। और श्रीलंका जैसे हालात यहाँ होने की स्थिति पूरी तरह से इन्होंने पैदा कर दी है। तो बोल रहे हैं ना, बुलडोजर वहाँ चल रहा है जहाँ पे अवैध निर्माण है। दिल्ली को साफ सफाई रखने का तो काम होना चाहिए ना। अवैध निर्माण कैसे हुए ये भी तो केंद्र सरकार बन रहा है। बताए कि एमसीडी में किसकी सरकार है, उनकी मर्जी के बगैर क्या अवैध निर्माण हो जाएंगे? एक चीज़ को जहाँ चौकीदार बिठा देगा जी, आप इस क्षेत्र के चौकीदार हैं, वहाँ बिगैर चौकीदार की मर्जी के चोरी हो जाएगी क्या? तो ये तो नरेंद्र मोदी जी को ही देखना पड़ेगा कि पिछले 15 साल से जो आपकी एमसीडी में सरकार चल रही है, नगर निगम में, वो क्या कर रही थी उस टाइम पे जब ये अवैध निर्माण किए गए। तो बिगैर उनकी मर्जी के तो नहीं किए गए होंगे। तो आपने वोट के लिए अवैध निर्माण कराए, और अब चुनाव आ रहे हैं, वहाँ आप हार देख रहे थे तो चुनाव पोस्टपोन कर दिया, ऊपर से बुलडोजर लेकर चला दिया क्या जी इस बहाने हमारी चर्चा में हम रहेंगे। ये मतलब आप ये बोल रहे हैं जब से बीजेपी एमसीडी में है, जब से अवैध निर्माण हुए, और अब ये खुद ही तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी से पहले कांग्रेस के टाइम में कभी अवैध निर्माण नहीं हुए? आज हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, भूखमरी की कगार पे पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। आप पढ़ाई के लिए बात नहीं कर रहे, शिक्षा की बात नहीं कर रहे, हेल्थ की बात नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ तोड़ फोड़ करके क्या मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। मान लो आज मेरा टूट गया तो मैं भी तो चाहूँगा इन भाई साहब खड़े, इनका भी टूटे, दूसरे का भी टूटे, सबका टूटे, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? इस पे सरकार को गहन चिंतन कर करके विचार करके पहले लोगों को रोज़गार दें, उसके बाद आप अवैध निर्माण हटाएं तो जायज़ लगता है। ये नहीं कि आप 5 किलो राशन दे के भाई 5 किलो राशन दे के सबको भिखारी बना दें, तो आपने रोज़गार भी तो छीन लिए। कम से कम 30,000 40,000 कुछ तो सैलरी होगी, आप वो खा गए 5 किलो राशन दे करके। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि हमारे बेरोजगार के हमसे राशन तो दे रहे हैं 5 किलो, पर हमारे रोज़गार छीन लिए, वो समझ में नहीं आ रहा लोगों के भी। उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि अपनी वोट की कीमत को पहचानना होगा, और इस एक वोट की पावर से कितनी बदलाव ला सकते हैं वो आम जन को भी सोचना पड़ेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग, जनता तो खुश है ना, कह रही है कि हमें तो राशन भी मिल रहा है, फ्री सिलेंडर मिल रहा है, मकान मिल रहे हैं, हम तो बहुत खुश हैं। आज राशन जो मिल रहा है, कितने लोग खुश हैं? 80% जनता रो रही है बैठ करके घर में, क्योंकि उनके जो 30 या 40 या 20 हज़ार रुपये कमा रहे थे महीने के, आज वो बंद हो गए हैं। 5 किलो राशन दे के या 1 सिलेंडर दे के या 1 बिजली का लालच दे के आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं?
उसके जो बाकी के खर्चे वो कौन पूरा करेगा? क्या मोदी जी करेंगे, केजरीवाल जी करेंगे? दोनों को सोचना होगा। आपको 5 किलो राशन 20, 25, 50 रुपये का हो गया। आप पेट्रोल दो ना उन्हें फ्री, आप डीजल दो ना उन्हें फ्री, आप बिजली कीजिए मुफ्त। आप लोग क्या करते हैं? कम से कम कुछ तो शुरुआत की है ना। केजरीवाल भी तो फ्री राशन बांट रहे हैं, कोरोना के टाइम में बटा फ्री में बिजली दे दी, पानी दे रहे हैं, सुविधाएं करवा रहे हैं, सरकारी स्कूल अच्छे करवा दिए। आप लोग क्यों फ्री दे रहे हैं ये तो बताइए। क्या लालच है आपको जो आप फ्री दे रहे हैं? तो आप बोलिए तो पेट्रोल डीजल फ्री दे, तो आप दीजिए ना। जो चीज़ पर आपने महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से तो महंगाई हो रही है सारी। आपको तोड़ फोड़ करने की जरूरत क्या पड़ गई? अच्छे खासे लोग बाग थोड़ा बहुत खा कमा रहे तो उससे भी आप आंखें चुरा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राज्य का चुन दिया है तो उसका मतलब है कि लोगों को सुविधा दे। आप सुविधा का नाम पर बोलते हैं काट छाँट कर रहे हैं, नौकरी छीन छीन करके घर बिठा रहे हैं और तोड़ फोड़ कर करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? आप जो रोड पे अवैध निर्माण कराए उसे तोड़ रहे, हमें आपत्ति नहीं है, पर कम से कम वो अवैध निर्माण कराए किसके कार्यकाल में ये तो देखो। आप उस पर भी तो कार्रवाई करें। और अगर कांग्रेस के काम में कार्यकाल में किए हों वो अवैध निर्माण, आप तोड़वाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अवैध निर्माण है तो तोड़िए, पर किसी का जो जायज़ है सरकार ने यदि किसी को सर्टिफिकेट देकर बिठा रखा है या कुछ और देकर बिठा रखा है तो उस पर आप कार्रवाई ना करें। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। जब सभी बेरोजगार हो जाएंगे तो खाएंगे कमाएंगे क्या? एक दूसरे के लूट खसोट करेंगे या कुछ और करेंगे? छीना डकैती होगी ना तो उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है? क्राइम बढ़ेगा तो उसकी जवाबदेही किसके? सरकारों की है ना। तो केंद्र सरकार ने तो बोल दिया ना, रेहड़ी पटरी वाले जो हट रहे हैं 10,000 का लोन दे रहे हैं उन्हें। वो लोन चुकाएंगे कहाँ से? और वो बैठ के काम क्या करेंगे? रेहड़ी पटरी हटगी तो उसके बाद काम क्या करेंगे? ये सरकार तो बताए कि सरकार के घर में केजरीवाल ने भी बोल दिया वेंडर कमेटी बनाई गई है। अब जो लोग हटाए गए उनको नई जगह दी जा रही, सर्टिफिकेट जिसका बन गया उनको नई जगह दी जाएगी। ना एमसीडी परेशान करेगी ना पुलिस वाले। अब सरकार काम कर तो रही है ना। सरकार काम कर रही है, आप हटा रहे हैं तो तुरंत उन्हें काम दे तो दीजिए कि आप यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। हमने एक लीगल जगह दे दी है। जब आप लोगों ने वोट दे के सरकार को चुन दिया तुरंत काम शुरू हो गया। आपने अवैध निर्माण तोड़ दिया तो उनके दोबारा काम करने की तरीका दिया कहाँ पे करें लोग बाग काम? 10,000 रुपये ले तो लेंगे तो भरेंगे कहाँ से? ये तो सरकार बताए। या आप ये दीजिए कि 10,000 दे दिए भैया तो 10,000 कितने दिन का खर्चा हो गया इनका? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का। महीने में 20-22 हज़ार की सैलरी है तो 1 महीने में खर्च हो जाती है। आप 10,000 देकर कौन सा एहसान कर रहे हैं? उल्टा उसमें से ब्याज लगा के पैसे वसूलेंगे। सूदखोरी बढ़ियागिरी ये इन लोगों ने उल्टी चला दी है कि आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं, आप 15 या 12,000 रुपये वापस हमें लौटाएंगे। तो काम रख के करेंगे कहाँ? ये तो बताइए। तो ये बोल रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से करप्शन बढ़ गया, अवैध निर्माण बढ़ गया। लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, उस टाइम कॉमनवेल्थ के लिए जो पैसा आया उसमें घोटाला हुआ। तो सरकारें तो सभी गलत है ना। देखिए जी, आप कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ के शीला जी के समय में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। कॉमनवेल्थ के तो सारे एक्यूज को बीजेपी की सरकार में सारे लोगों को बरी कर दी गई। आप मुझे बताएं कहाँ घोटाला हुआ, किसने घोटाला किया? कहीं घोटाला नज़र आया? नहीं। उस समय चीख चीख करके केजरीवाल कह रहे थे कि हम शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे, हम राजीव गांधी चोर है, बीजेपी कह रही थी। अब कहाँ, मैंने उनके वो जो जुमले थे वो कहाँ चले गए? कहीं है, कहीं नहीं है। इसलिए ये सब मैंने जनता को गुमराह करने के लिए मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। और उनके जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो लोग हैं कहते हैं कि हम लोग तो जुमलेबाजी करते हैं। अब जुमलेबाजी में जनता फंसती है तो हम क्या करें? तो ये जुमलेबाजों की सरकार है, चाहे वो केजरीवाल हो या चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, दोनों जुमलेबाजों की सरकार है। जनता को इसमें मरना है, जनता को मरने के लिए खुद मजबूर है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिसने जनता के लिए सब कुछ किया उसे ही आपने घर से बाहर निकाल दिया, और जिसने जनता के लिए कुछ नहीं किया उसको जनता अपने सर पे बैठा करके भगवान की तरह जो है उसके नाम तो पे जनता भी तो देख रही है ना। अगर क्या? कुछ काम किया हुआ होता तो फिर जनता क्यों बाहर भेजती? आप अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेकर के घूम रही हैं भारत के अंदर, ये जो दूरसंचार की जो क्रांति आई, ये किसके समय में आई? क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? क्या अटल जी प्रधानमंत्री थे कि अटल जी सूचना मंत्री थे कि मोदी जी सूचना मंत्री थे, या इनकी सरकार चल रही थी? आप मुझे बताएं। विकास एक दिन में तो नहीं आता। विकास को तो इन्होंने मरवा दिए उत्तर प्रदेश में, और रोज़ उसका फिल्म बना करके भी बेच रहे हैं विकास दुबे का। विकास इनका ये है कि आप अपराध करें और हम मारें और आप हमें पैसा दें। इसलिए विकास कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पे सिर्फ एक क्या कह सकते हैं इसको, विकास के नाम पे एक झूठ तंत्र है, झूठ का विकास हुआ है।
सत्य का विकास नहीं हुआ। सड़क पे कहीं कोई विकास नहीं। आप जिस सड़क पे अभी खड़े हैं ये भी कांग्रेस के समय की बनाई हुई है, ये बीजेपी के समय की नहीं बनाई हुई। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि युवाओं का नेता हूँ, देश का सम्मान बढ़ रहा है। आप बोल रहे हैं कि देश का यहाँ पर बेरोजगारी है। पूरे दुनिया में जितना भारत का थूथू दुनिया के हैप्पीनेस कंट्री के रूप में हमसे तो अच्छा पाकिस्तान है जिसको ये रोज़ गाली देते हैं। हमसे तो अच्छा श्रीलंका था जिसको ये गाली देते थे। मैंने हर लेवल पे हम लोगों से अच्छा हैप्पीनेस के श्रेणी में पूरे दुनिया के अंदर मोदी जी के आने के बाद में जो मोदी जी ने किया है, आने वाली कई पीढ़ियां इसे भुगतेंगी। और देश जो है आर्थिक रूप से तो कंगाल हो ही चुका है, कंगाली के रूप में बहुत बड़ा विकास कर गया भारत, जो माइनस में जीडीपी चल रहा है इस देश का। आप ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर सेस लगा करके पैसा वसूल रहे हैं, चाहे वो स्कूल का फीस हो, कॉलेज का फीस हो, चाहे वो आईआईटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, सरकारी अस्पताल हो। आप ज़बरदस्ती जेनरिक दवाओं को 3 गुना 4 गुना दाम पे आप बेच रहे हैं। आप जो है यहाँ तक कि टोल जो है आप रोज़ बढ़ाते चले जा रहे हैं। गाड़ियों पे रोज़ टैक्स, जो गाड़ी कभी 40,000 रुपये की इनके सरकार में आने से पहले मिलती थी मोटरसाइकिल, तो आज 1 लाख रुपये की मोटरसाइकिल मिल रही है। आप जा कर के देख लें। इतना टैक्स क्यों सर? कौन पूछेगा इस बारे में? अगर इस पे आप बच्चों के स्कूल को लीजिए, आपने कोरोना लगाया, कोरोना पीरियड में सरकार ने कहा कि बच्चों के स्कूल का फ़ीस माफ़ होगा। कौन सी स्कूल ने फ़ीस माफ़ कर दिया जी? सरकार कह रही है कि हम सरकारी स्कूल का माफ़ कर सकते हैं, तो सरकारी स्कूल में फ़ीस कहाँ लगता है कि वो माफ़ करेगा? और न सरकारी स्कूल में टीचर है। लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल का रहा है कि हम मानने के लिए तैयार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने भी कह दिया कि हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, ये उनका अपना मर्जी है जी, वो चाहे तो ले या ना चाहे तो ना ले। यहाँ तो मर्जी की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सज्जाद हुसैन है। अच्छा, तो जिस तरह से अभी देश में बुलडोज़र चल रहा है, जातीय हिंसा हो रही है, तो क्या लगता है कि किस तरह से, जैसे आपने अपना नाम भी बताया कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, या फिर बाकी जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं कि देश का विकास हम लोग कर रहे हैं? देखिए जी, ये किसी कम्युनिटी विशेष को, हम तो नहीं मानते कि ये किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट किए, ये पूरे देश को टारगेट कर दिए हैं। इस देश में सिर्फ 2 ही परिवार है जो कि सिर्फ परिवार है, ठीक ना? एक अडानी, एक अंबानी, और बाकी जो परिवार के जो कुटुंब हैं वो गुजरात के लोग हैं। बाकी देश के लोग जो है वो गुलाम हैं। हम पूरे भारत के लोग गुलामी की जीवन जी रहे हैं। गुजरात के लोग हो सकता है कि आज़ादी का ज़िंदगी जीते हो, हम भारत के लोग आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी रहे। नहीं तो फिर ये कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं ना, कि जिस देश का जीडीपी गिर गया हो, जिस देश का एजुकेशन माने रोज़ दिन दूना रात चौगुना जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा हो, हमने तो पढ़ ली, क्या हम अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे? जहाँ यूपीएससी में आरएसएस के लोग को बैठा दिया गया चयन करने के लिए, मेडिकल काउंसिल में आरएसएस के लोगों को बैठा दिया गया, जिनको मैंने मेडिकल का म नहीं पता, जिनको यूपीएससी का यू नहीं पता, उनको यूपीएससी का मेंबर बना करके बैठा दिया गया, वो चयन करेंगे। अब जो आरएसएस के लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वो यूपीएससी में देंगे और उनसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो कहेंगे कि संघ का सेवा करते हैं। अच्छा, आप यूपीएससी में क्वालिफाइड 1 to 10 में उनका रैंक आ जाएगा। इसके हाथ से पूरा एजुकेशन जिसके देश से छीना जा रहा हो, मैंने एक एक करके टारगेट। आप मुझे दिल्ली के पूरे स्कूल का सर्वे कीजिए। अतिक्रमण की बात कर रही हैं, अतिक्रमण सबसे ज़्यादा आप जाइए, जा करके देखिए, इनके ही बीजेपी के सांसद है रमेश बिधूड़ी जी, आप जा करके देखिए कितना ज़बरदस्त उनका अतिक्रमण है तुगलकाबाद के अंदर, बदरपुर के अंदर, ओखला के अंदर। कौन सा ऐसा काम है जो कि यहाँ के सांसद जो है, दक्षिणी दिल्ली के सांसद जो है नहीं करते, लेकिन उसके ऊपर कोई मीडिया सवाल नहीं करेगा कि अतिक्रमण, ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कांग्रेस के कार्यालय से कुछ ही कदम की दूरी पर है, ये खुद अतिक्रमण करके बैठा हुआ है। आप इस पर बुलडोजर चलाओ ना। आप कह रहे हो कि अतिक्रमण की बात, आप जा करके सैनिक फार्म में बुलडोजर चलाओ ना, जबकि कब से वहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी इसी साल में फिर से रीऑर्डर हुआ कि जो है सैनिक फार्म में जितने भी अतिक्रमण किए गए उनको हटा। इनका नेता विजय जोली उसमें रहता है, विजय गोयल उसमें रहता है, उनके बड़े बड़े फार्म हाउस चल रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पे फार्म हाउस है। पूरा आपने छतरपुर पहाड़ी को कब्जा करके जो है वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी का जो है आपने हेडक्वार्टर बनाना शुरू कर दी। किसके बाप का ज़मीन है वो? अतिक्रमण उन्होंने किया। 100 तल्ले का बिल्डिंग वहाँ पर आपने बना करके और उसको आप बेच रहे हैं। सरकार की ज़मीन को आप उठा करके डीडीए की ज़मीन को, डीडीए
ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन ले ली और उठा करके उनको कब्जा करवा रही है। आप सीधी सी बात हम करें, अतिक्रमण की बात है, अतिक्रमण झुग्गी से नहीं होता। कोई एक झुग्गी वाला एक बिजली का टोका फंसा करके बिजली की चोरी नहीं करता, फैक्ट्री वाला बिजली का चोरी करता है, जहाँ से बिजली विभाग को पैसा मोटा जाता है। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने वाले लोग जो 20-20 माले के 30-30 माले के जो इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए, आप उनका बिल्डिंग तोड़ो ना। आपने फरीदाबाद में इंक्रोचमेंट के नाम पे जो है, ग्रीन बेल्ट के नाम पे आपने गरीबों का दुकान उजाड़ दिया, इंक्रोचमेंट हटा दिए जी। वहीं पे सारे के सारे बड़े बड़े कोठी बना करके बैठे हुए, उनमें से किसी के पास तो आप नहीं गए इंक्रोचमेंट तोड़ने के लिए। दिल्ली के अंदर की बात कर, दिल्ली 90% इंक्रोच है। हम कहते हैं दिल्ली 90% है। सरकार को अगर हिम्मत है तो सारे कॉलोनियों के ऊपर उठा करके बुलडोजर चलाए, अगर नहीं तो फिर अननेसेसरी के लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का कार्रवाई करना बंद करे, क्योंकि इससे बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब कांग्रेस इतने लंबे समय तक देश के विकास को जो यहाँ तक लेकर के आई, जिसके बदौलत आज वो हवाई जहाज़ पे बैठ करके घूम रहे हैं और रोज़ हर घंटे घंटे पे अपना मोदी जी कपड़ा बदलते हैं ना, उसी तरह से वो यूं ही नहीं हो गया। ये कांग्रेस की देन है कि आज वो कपड़ा बदल रहे हैं। अगर कांग्रेस अगर उसी डेमोक्रेसी को अगर राजतंत्र में उसी समय कन्वर्ट कर दी होती तो शायद आज मोदी जी कपड़ा नहीं बदल रहे होते, आज वो कहीं ना कहीं बैठ करके जूता घस रहे होते और कहते कि हम तो अभी चाय बेच रहे हैं, ठीक ना, और वो चाय की कतरी लेकर के चाय गरम कर रहे होते। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र को रहने दे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ जो है ना, उन्हीं के बच्चे उनको जूते से मारेंगे और उनको मने होश भी नहीं होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, जैसे आप जिला अध्यक्ष हैं, बोला जा रहा है कि इतने 70 साल तक कांग्रेस ने राज करा, अब हमारी सरकार है तो हम अपना राष्ट्र क्यों न स्थापित करें? कांग्रेस ने राज नहीं किया 70 साल, कांग्रेस ने सेवा की जनता की, और जनता की सेवा की, इसीलिए जनता ने उन्हें बार बार रिपीट कराया। आप चाह रहे कि 7 साल में 70 साल का विकास कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कर रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था उसे आप लोग आज बेच रहे हैं। आपको कई दिन तक संघर्ष करके भाई कौन सा है, कौन सा बना है, कौन सा, उन्हें देख करके आप बेच रहे हैं, उसी से लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। तो वो तो बोल रहे हैं ना, अगर कंपनी प्राइवेट कर देंगे तो लोगों को तो फ़ायदा है ना, प्राइवेट हायतों में चली जाएगी, नौकरियाँ निकलेंगी। तो हमें सरकार जुड़ने की ज़रूरत है क्या? हम भी चाहेंगे कि सरकार प्राइवेट ही लोग वैसे ही बना देंगे ना। इन्होंने कर दिया कि जी आप सारे काम ऑनलाइन कीजिए, तो हमें सरकार की ज़रूरत क्या है? राशन कार्ड पिछले 2014 से एक राशन कार्ड नहीं बना है, कई लाख राशन कार्ड, आज 15 लाख से 20 लाख राशन कार्ड पेंडिंग में पड़े हुए हैं। किसकी देन है? आप राशन कार्ड बना दें, कम से कम किसी लोग को कुछ तो मिलेगा। आपने आधार कार्ड पे देना शुरू कर दिया, 1 हफ्ते देंगे, 2 महीने देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, पर कोटे में चलता रहेगा जी दिया जा रहा है। राशन कार्ड पे देंगे तो लोगों को मिलेगा, राशन कार्ड में परिवार का नाम जुड़ेगा, पर वो आप लोग ख़त्म करते जा रहे हैं, आप पूरा परिवार का सिस्टम ही ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी बोलती है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू खतरे में हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप भी खतरे में? पिछले हज़ारों साल से हिंदू कभी खतरे में नहीं हुआ। 7 साल से जब से इनकी सरकार बनी है, आज राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, निचले से निचले तबके पर जो अधिकारी है वो हिंदू है। उसके बाद हिंदू यदि खतरे में है तो ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को हमें बदलना होगा। मोदी जैसे लोगों, केजरीवाल जैसे लोगों को हटा करके हटाना पड़ेगा, तब जाके हिंदू सुरक्षित रहेगा, नहीं तो हिंदू हमेशा खतरे में रहेगा जब तक ये बीजेपी की सरकार रहेगी और आम आदमी की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो कांग्रेस वाले हैं वो लगातार जिस तरह से बुलडोज़र चलाया जा रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात होती है, मैंने जैसे आपको दिखाया करोल बाग में, वहाँ पर तो वो लोग रहते हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। जिस तरह सरकार बोलती है CA/NRC के लिए, लेकिन जो लोग आ चुके हैं रिफ्यूजी बन के यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी दुकानों पर भी बुलडोज़र चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सरकार है वो हिंदू के नाम पर यहाँ पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, हिंसाएं हो रही हैं। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान के नाम। अच्छा, जिस तरह से अभी बोल रहे हैं कि 2024 का विधान जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद CA/NRC दोबारा लाया जाएगा। क्या किया जाएगा? CA/NRC दोबारा लाया जाएगा। आप एक चीज़ बताइए, सत्ता में आने से पहले मोदी जी एंड पार्टी पूरी या केजरीवाल जी कहते थे जी अखंड भारत। अखंड भारत में कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान भी अखंड भारत में, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, चीन भी है। आज ये सत्ता में बैठे, इनके बाप मर गए, इनकी माँ मर गई, खानदान मर गया, आज अखंड भारत क्यों नहीं बना रहे? आज आप कह जी ये पाकिस्तान का, अरे जब पाकिस्तान है ही हमारा, बांग्लादेश है ही हमारा, तो NRC क्या करके करेंगे क्या आप लोग? अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत में आप अफगानिस्तान तक सारे देशों को तो जोड़ रहे हैं,
तो एनआरसी और जीआरसी कहाँ से आ गई? नक्शा तो तैयार कर दिया है ना अखंड भारत का। तो जब नक्शा तैयार कर दे तो वो देश भी तो हमारे, तो नागरिक भी तो हमारे यहीं से गए हैं, वो हमारे ही तो परिवार के हैं। उन्हें तो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे, तो उनकी गिनती किस बात के लिए कर रहे हैं, ये तो समझाए तो सही मोदी जी। जो यहाँ रह रहे हैं वो उसी देश के, और वो देश हमारे में से ही बने हैं, और हम उन्हें आपस में मिलाना चाह रहे हैं। तो फिर एनआरसी और जीआरसी करके आप करेंगे क्या? किसका फ़ायदा करेंगे? सिर्फ आप लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं और दूसरा काम नहीं। हिंदू को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्या जी? आपने जितने भी उल्टे सीधी महंगाई बढ़ाई है, 80% 85% हिंदू है ना, तो 85% हिंदू पे पड़ेगी या 15% आम पे पड़ेगी? 85 पे भी पड़ेगी ना। तो लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें, सबकी महंगाई भी खत्म हो जाएगी। और जो आप कर रहे हैं कि जी ये इस जाति का, ये फलाने देश का, उस देश का, जब आप अखंड भारत में जोड़ रहे हैं तो 15 20 50 देश भारत में ही आ रहे हैं, उनके लोग भी तो भारत के हुए। फिर तो वहाँ तो मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि आप क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तिलक लगाने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, और तिलक लगाने से शिक्षा नहीं आ जाएगी। शिक्षा पढ़ने से आएगी, और पढ़ाई के लिए आपको स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में अच्छे से मेहनत पढ़े लिखे लोग बिठाने पड़ेंगे। तो ये जो देश का दुर्भाग्य है, किस तरह से लोगों को जो हमेशा से यहाँ पर रहते आए हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, किसी भी धर्म का हो, आपस में जो लोग यहाँ पर रहते आए हैं, किस तरह से उन्हें बांटने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह पर नारे लगाए जा रहे हैं, पत्थरबाजियाँ हो रही हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं, नफ़रतें फैलाई जा रही हैं। तो आप सोच सकते हैं जो देश हमारा है, जहाँ पर सब लोग रहते हैं, अगर ये किस तरफ जा रहा है, यह आपको सोचने की ज़रूरत है। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन मनोज के साथ, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।